पर रौब डाला था। शिक्षा नीति तो बुनियाद है इस देश की, और उसी शिक्षा नीति पर सवाल उठाया है। वंदनीय मां सरस्वती का स्मरण करते हुए, Honorable Madam Speaker, I would like to ask for your permission to counter the arguments raised by my worthy opponent. STARS project, which was launched under the under the National Education Policy 2020, stands for Strengthening Teaching and Learning for States. It provides for teachers training, uh, uh, overhauling of the examination system and the classroom transaction. अगर मैं इस नीति के दायरे के बारे में बात करूं तो संपूर्ण शिक्षा नीति को सुधारने में ये काम करेगी। इसका मुख्य आयाम ये है कि 15% का लोन वर्ल्ड बैंक से, जो कि 3700 करोड़, 53% है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, एंड रेस्ट फंडिंग इज टू बी डन बाय द स्टेट। ये सिर्फ सरकार के सहयोग से नहीं, बल्कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की मदद से भी काम कर रही है, जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इसका मेन फोकस है टीचर ट्रेनिंग एंड असेसमेंट ऑफ एजुकेशन, ताकि शिक्षक तैयार किए जा सकें इस देश के निर्माण करने वाले युवाओं के लिए। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन की अगर मैं बात करूं तो उसमें हमारे नैक के सर्वेस ऑलरेडी कंडक्ट किए जाते हैं। इस समय डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में भी नैक के सर्वेस का एक दौर चल रहा है, जिसमें ईमेल के थ्रू बच्चों तक मेल जाता है और उनसे उनकी रिव्यूज मांगे जाते हैं। यह स्कीम 6 राज्यों में इस पॉइंट पे लागू हुई है, जो कि हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला, उड़ीसा, जिसमें से 3 राज्य लाइट हाउस जैसा स्टेट्स का काम करेंगे, जो कि बाकी 3 स्टेट्स का नेतृत्व करेंगे, जैसे कि केरला, हिमाचल एंड राजस्थान। दीज आर लाइट हाउस एंड बाकी जो दूसरे स्टेट्स हैं, उड़ीसा, एमपी एंड महाराष्ट्र, ये इनके नेतृत्व में काम करें। इस तरीके से परिकल्पना की गई है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का लॉन्च व्हीकल भी कहा जाता है हमारे स्टार्स प्रोजेक्ट। अब बात मैं ये करती हूँ कि इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसे आपका कहना है कि प्रॉब्लम्स क्या हुई जिसकी वजह से इसकी जरूरत पड़ी। करंट आपको इसका स्टेटस भी मैं बता दूँ। हमें आवश्यकता इसकी इसलिए पड़ी क्योंकि स्कूल एजुकेशन को हम डिवाइड करते हैं 4 भागों में: एक्सेस, इक्विटी, गवर्नेंस, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। एक्सेस के लिए हमारा सर्व शिक्षा अभियान ने ऑलरेडी काफी कुछ अचीव किया है, 2001 से लागू होकर। इक्विटी की मैं बात करूं तो उसमें मार्जिनलाइज्ड एंड डिप्रेस्ड कम्युनिटीज के काम के लिए, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए एक तरीके से देखा जाए तो सफिशिएंट काम हुआ है। परंतु गवर्नेंस एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को लेके हमारे देश में उतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी और उसको लेके उतना ज्यादा काम नहीं किया जा रहा था। इसी चीज को ठीक करने के लिए टीचर्स ट्रेनिंग पर मेजॉरिटी फोकस करके एंड गवर्नेंस सिस्टम, जो कि हम नैक सर्वेस के थ्रू कर रहे हैं, हमने इस स्टार्स प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन किया स्टार्ट 2020 से। और अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, आंकड़ों से मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि बजट 2020-21 में इसके लिए 313 करोड़ स्पेंड किए गए, अलॉट हुए थे। 2022-23 में इसके लिए 550 करोड़ का प्रोविजन था। 2023 हाल ही वाले बजट में, 2023-24 वाले बजट में 800 करोड़ का इसमें हमने एलोकेशन किया। अगर मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताऊं तो हमारे सर्विस के थ्रू 15 लाख स्कूल, 25 करोड़ बच्चे और 89 लाख टीचर्स कवर हो रहे हैं स्कीम के अंदर। और इसका बेनिफिट इस तरीके से है कि जो आपके क्वेश्चंस रेज किए गए हैं उसको तो मैं ऑनरेबल मैडम स्पीकर, आई वुड लाइक टू एंड माय से कि जो इसके बेनिफिट्स हैं that can't outweigh the challenges the scheme is facing in its path towards development. So I would like to correct the government. The scheme full form they used was incorrect. The full form of the scheme is strengthening the teaching, learning and result for the states. You did not mention the result part. The second thing, under the scheme, some of the states made a policy of ensuring 100% results. But to implement this, there were unfair means used in the exams
and this was there were unfair means used in the exams, and to ensure 100% results, we openly allowed cheating, and even the it was legalized to some extent. So I would like to ask the question: what is the government's initiative in improving this kind of education drop in this under this policy? Honorable Madam Speaker, may I counter the argument? आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन मुझसे रेज किया था कि स्ट्रेंथ बोल दिया वहां पर, सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो मैंने अपनी पहली ही लाइन में ये मेंशन कर दिया था कि एग्जामिनेशन सिस्टम का ओवरहॉल किया जाएगा, क्योंकि जो बात आप ये कर रही है ना कि स्टेट्स में 100% का रिजल्ट आ रहा है, ये स्कीम के अंदर जो ये बात हो रही है कि स्कीम के अंडर में 100% स्टेट रिजल्ट दे रहे हैं, इस तरीके का लीगलाइजेशन चल रहा है, ये स्कीम के अंडर में नहीं। मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगी कि ये पहले से चलता आ रहा था, इसी को करेक्ट करने के लिए, क्योंकि अधिकतर स्टेट्स चाहते थे कि उनका 100% रिजल्ट आए, जिसकी वजह से उनके बच्चों को अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिले। इसी चीज को ठीक करने के लिए, एक एग्जामिनेशन ओवरऑल करने के लिए पहले जीएस वर्मा की कमेटी को एस्टैब्लिश किया, कमेटी का संगठन किया गया था, परंतु उस कमेटी की रिकमेंडेशंस को उतनी सीरियसली नहीं लिया गया था, जिसके बाद आज की डेट में अमिताभ कांत कमेटी इसके लिए काम कर रही है, और जैसे ही उसकी रिपोर्ट आएगी उसको हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे, और इस तरीके की एजुकेशन को, इस तरीके के जो भी गतिविधियां चल रही हैं उनको बंद करने का एवं उनके सुधार का प्रयास भी कर रहे हैं। मेरा प्रश्न रक्षा मंत्री जी से, मैं पूछना चाहूंगी कि वो भारत जहां डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जैसे वैज्ञानिक हुए, वो भारत जहां डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिक अग्नि और पृथ्वी जैसे मिसाइल्स बना देते हैं, उसी भारत का जब रक्षा बजट आता है तो वो मात्र 5.25 लाख करोड़, और उसमें से भी रक्षा अनुसंधान और विकास में मात्र 9% खर्च किया जाता है, और अध्यक्ष जी उसमें से भी केवल 1.3% वास्तव में खर्च किया जाता है। वही हमारा शत्रु देश चाइना, जिसका कुल बजट 225 बिलियन डॉलर है, वो रक्षा अनुसंधान और विकास में लगभग 41% आवंटित करता है, और उसमें से भी 38% वास्तव में खर्च किया जाता है। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि भारत इस खाई को पाटने के लिए क्या काम कर रहा है, भारत इस कमी को कैसे दूर करेगा, और डीआरडीओ जैसे संस्थान होने के बावजूद भी क्यों हमें विदेशों से शस्त्र आयात करने पड़ते हैं, और क्यों आज भी भारत रक्षा अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में पीछे रह जाता है? ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, हम विश्व गुरु के पद पर भी आसीन सिर्फ इसलिए होना चाहते हैं ताकि हम समय समय पर विश्व को अपनी ज्ञान की झूठ से अलंकृत करते हैं। हमारा उद्देश्य किसी की सीमा पर अधिकार चाहना नहीं है, और रही बात शत्रु देश चाइना की, तो चाइना का उद्देश्य भी आप जानते हैं, और रही बात हमारे बजट की, तो हमारे बजट के अंतर्गत हम जो भी चीजें निर्यात या आयात करते हैं और उनका जो भी हम डेवलपमेंट करते हैं और उसके साथ में उनका प्रोडक्शन करते हैं, उन सबसे परे हम जब किसी भी देश को जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले आगे भारत ही खड़ा रहता है। आज यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बीच में भी यूक्रेन की सहायता करने के लिए भारत ही आगे खड़ा था, और अन्य किसी देश में जैसे साउथ अफ्रीका में या कांगो जैसी कंट्रीज में जब भी ऐसे कोई आक्रमण होते हैं तो उसमें भारत उनकी सहायता के लिए जाता है। रक्षा मंत्रालय का बजट कम होने के बावजूद भी हम सर्वप्रथम दूसरों की मदद करने के लिए आगे हैं। दूसरी, भारत एक विकासशील राष्ट्र है, विकसित राष्ट्र नहीं है। विकासशील राष्ट्र की सबसे पहली जो जरूरत होती है वो उसकी रोटी कपड़ा मकान, और उसके बाद स्वास्थ्य सुविधाएं, उसके बाद शिक्षा सुविधाएं होती है। और जब हमारा उद्देश्य ही दूसरे की देश को अपने अंदर समाना नहीं है या विस्तारवादी नीति को बढ़ाना ही नहीं है, तो उसके अनुसार हमारा जो रक्षा बजट है वो धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है, और उससे परे अगर मैं हमारे जो प्रोडक्शन हुए हैं, जो अभी तक भी हमने चीजें बनाई है रक्षा मंत्रालय में, उनको अगर गिनाऊं तो उसमें हमने तेजस जैसे विमान का निर्माण किया, लड़ाकू विमान का। उसके बाद हमने वरुण, मारीच और आईएनएस अस्त्रधारिणी जैसी शिप्स का निर्माण किया। इसके उपरांत अगर हम देखें तो हमने आकाश मिसाइल सिस्टम्स का भी निर्माण किया। ये सब चीजें भारत की रक्षा बजट को, रक्षा की जितनी भी चीजें हैं उनको दर्शाती हैं, और ये बताती हैं कि भारत का धीरे धीरे रक्षा बजट बढ़ेगा, लेकिन उन सबसे परे हम इमरजेंसी
लिए अपनी जो भी जो हमारा बजट है उसको हम बचा के चल रहे हैं ताकि हम इमरजेंसी में उन चीजों का उपयोग कर सकें। धन्यवाद। महोदय, बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रश्न कुछ और था, उत्तर कुछ और मिला। मैं शिक्षा मंत्रालय से एक निवेदन करना चाहूंगी कि एक स्टार प्रोजेक्ट हमारे रक्षा मंत्रालय के पदाधिकारियों के लिए भी चलाए, क्योंकि उन्हें प्रश्न समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। प्रश्न फिर दोहराती हूँ। हम बात कर रहे हैं अनुसंधान पर खर्च करने की। भारत वह राष्ट्र है जहाँ ज्ञान, शास्त्र, न्याय, मीमांसा की घटी रही है, परंपरा रही है। प्रश्न यह था कि हम क्यों इंडिजीनियस वेपन्स नहीं बना पा रहे, हम क्यों अनुसंधान यानी रिसर्च करके ऐसे वेपन्स नहीं तैयार कर पा रहे जो भारत के अपने हो। आपने जो नाम गिनाए वो कुछ ही नाम थे। दूसरा, जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं चीजें दूसरे राष्ट्रों से, जैसे रूस से या अमेरिका से, तो सेम वेपन, सेम मशीनरी, सेम शस्त्र चाइना भी उन्हीं से आयात कर रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ वह अपने अनुसंधान बजट को जब 41% खर्च करता है तो वो ऐसे इंडिजीनियस वेपन्स बनाता है कि आज वो हमको धमकी दे सके कि हम आपके अरुणाचल प्रदेश के चिकन नेक के एरिया को कभी भी कवर कर लेंगे, और आप कह रहे हैं कि समय आने पर हम बजट को बढ़ा देंगे। ये क्या बात हुई? दूसरी बात, आपने आत्मनिर्भर भारत की कि हम तेजस बना रहे हैं। धन्यवाद। दूसरी बात आपने की कि हम आत्मनिर्भर बन चुके हैं, हम तेजस। जी महोदया, सॉरी महोदया, इन्होंने बात की आत्मनिर्भर भारत की, तेजस, आकाश जैसे मिसाइलें बनाने की। अभी फिलहाल ही सरकार ने इंडियन मिसाइल एंड रडार अपग्रेड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एलेरा नाम की एक कंपनी को दे दिया है, जो काफी विख्यात या शायद कुख्यात उद्योगपति अडानी जी के हिस्से में आती है। तो मेरा प्रश्न ये है कि हम राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों को, जिसे सरकार 7वीं अनुसूची के तहत राज्य को छूने भी नहीं देती, ये रक्षा केंद्र का मामला है, उसे हम इतना निजीकरण के दौर में ले जाकर एक प्राइवेट कंपनी के हाथों में कैसे दे सकते हैं, और क्या क्रेडिबिलिटी है कि वह कंपनी हमें सही परिणाम उपलब्ध कराएगी? कृपया दोनों प्रश्नों का निराकरण करें। धन्यवाद। पिछले 60 दशकों से, 6 दशकों से जब इनकी सरकार थी तो उसमें इस प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ। हमारी सरकार को आए हुए अभी 1 दशक हुआ है, और उस दशक में हम अपने बजट को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं और इनकी जो कमियां थी उनको पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। गत सरकार की कमियों को पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है, और उसी में हम धीरे धीरे अपने इंडिजिनियस वेपन्स को बनाने का निर्माण कार्य भी शुरू कर चुके हैं। चूंकि ये थोड़ा सा सेंसिटिव मामला है, इसलिए हम इसको पब्लिक नहीं कर सकते, ताकि कोई और देश या कोई और जो हमारे शत्रु देश हैं वो इनके बारे में जान सके। दूसरी चीज, आपका प्रश्न था कि हम इस खाई को कम कैसे कर सकते हैं। हम इस खाई को इसलिए ऐसे कम कर सकते हैं कि अभी जिस हिसाब से देश की स्थिति चल रही है कोविड काल के दौरान, सभी जानते हैं कि संपूर्ण विश्व की जीडीपी डाउन हो चुकी है, सिर्फ भारत की नहीं, संपूर्ण विश्व की जीडीपी डाउन हुई है। उसके बाद इस तरीके के बजट में थोड़ा सा कम बजट पारित होना देश की आर्थिक स्थिति को समझाता है, और ये बता भी रहा है कि अभी इस समय पर देश आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है, और उस दौरान में हमारा जो बजट है वो इसी प्रकार से पारित हुआ है, और इसको हम धीरे धीरे पूर्ण करने का प्रयास करें। धन्यवाद। फिर वही बात, प्रश्न सिर्फ इतना है, एक वाक्य में फिर कहूंगी, हम अनुसंधान पर खर्च करने को क्यों तैयार नहीं है? क्या हमारे पास संसाधन नहीं है? अगर हाँ तो इस बात को एक्सेप्ट करें। हम नहीं पूछ रहे, हम ये जानकारी नहीं मांग रहे कि अनुसंधान के साथ कौन कौन सी चीजें बनाई जा रही है। अगर वो प्राइवेट मैटर है, कॉन्फिडेंशियल मैटर है, सरकार ना बताए, हम सरकार का उसमें समर्थन करते हैं, समझते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा किसी भी सरकार की प्रशंसा से ऊपर है, इस बात को हम समझते हैं। हम सिर्फ इतना जानना चाह रहे हैं कि अनुसंधान जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात नहीं की जा रही है, सिर्फ प्रोडक्शन का नाम लेके क्यों जनता को बहलाया जा रहा है? जवाब चाहते हैं।